स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल बोधी ट्री पे। तो आज से हम लोग वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम विज्ञान क्लास 10 विज्ञान के सारे प्रकरण को एक वीडियो में समाप्त करेंगे। उसमें से हर चैप्टर में से कोई ना कोई टॉपिक को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रथम प्रकरण है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। उसमें से जो टॉपिक है वो देखते हैं। तो उसमें से सबसे अंतिम टॉपिक जो हमारी किताब का है वो है विकृत गंधिता, बरोबर। अब इसका देखिए मीनिंग क्या है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। यानी हम लोग जो चिप्स ये सारी जो चीजें लेके आते ये थोड़ी देर तक अगर हम रख दें, खुला छोड़ दें, खुला छोड़ने के बाद अगर हम इनका स्वाद देखते तो इनके स्वाद में हम लोगों को कितना फिर यानी इनके स्वाद में हमें चेंज दिखता है। वो चीजें सड़ जाती हैं, वो चीज बदल जाती हैं। तो ये किस कारण से होता है कि जिस कारण से होता है क्योंकि इनका उपचयन होता है, यानी हवा में रहा हुआ ऑक्सीजन इनके साथ प्रक्रिया कर लेता है और इनके साथ प्रक्रिया करने की वजह से इनका स्वाद बदल जाता है। अब देखिए, उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाते हैं तथा उनके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं। प्राय तेली अथवा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए देखिए इसमें लगता क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर ना इनके साथ प्रक्रिया कर पाए इन वसायुक्त वो तेलीय पदार्थों के साथ तो हम हमारी चीजों को बचा सकते हैं। तो इनका उपचयन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक क्या करता है, वो ऑक्सीजन को प्रक्रिया करने से रोकता है, बरोबर। अब देखो, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स थैली में ऑक्सीजन हटाकर, देखिए जो चिप्स की थैलियां आती हैं उनमें एक गैस भर दी जाती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की होती है वो अक्रिय गैस होती है। अक्रिय गैस से इन द सेंस मतलब है वो ऐसी गैस होती है जो रासायनिक प्रक्रिया जल्दी करती नहीं है और में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर दे ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। चलिए अब सेकंड चैप्टर पे आते हैं। सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखिए इस चैप्टर में से हमें कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में बात करनी है। प्राकृतिक अम्ल, देखिए अम्ल दो प्रकार के हैं, या तो कृत्रिम या प्राकृतिक। अब देखिए कृत्रिम अम्ल का मतलब यह होगा कि जो अम्ल हम लोगों ने सिंथेटिक यानी हमने केमिकल फैक्ट्री यानी हमने केमिकल वो फैक्ट्री में बनाए हुए एसिड को हम कृत्रिम अम्ल में ले सकते हैं। और प्राकृतिक अम्ल यानी जो नेचुरल यानी प्रकृति में अपने आप अवेलेबल है। देखिए ये स्वाद में खट्टे होंगे और इतने जलद नहीं होंगे। कृत्रिम अम्ल में ले सकते हो आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो कि बहुत ही जलद और बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। अब देखिए कुछ प्राकृतिक अम्ल और उसके स्रोत के बारे में बात की गई है। तो देखो सबसे पहला जो प्राकृतिक अम्ल है कहां से मिलता है, जैसे कि सिरका में है एसिटिक अम्ल। फिर खट्टा दूध या दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। अब लैक्टिक अम्ल होता है इसमें कई बार जो दूध वाले होते हैं वो दूध में, बरोबर, वो दूध में क्या कर देते हैं, बेकिंग सोडा मिला देते हैं। तो बेकिंग सोडा है NaHCO3। ये जो है ये बेस है। ये बेस क्या करता है, उसको दूध को खट्टा होने से रोक देता है, यानी दूध को बिगड़ने की गति को थोड़ा धीमा कर देता है। फिर संतरे में होता है सिट्रिक अम्ल, और संतरा और नींबू देखिए उसमें एक ही सेम आपको एसिड मिलेगा जो कि है सिट्रिक। फिर इमली में टार्टरिक एसिड। चींटी का डंक जिसमें होता है मेथनोइक एसिड। अब देखिए इसीलिए जब भी चींटी हमें काटती तो हमें डंक में हमारी जो चमड़ी है उसमें थोड़ी जलन सी होती है, क्योंकि वो जो हम बोलते हैं एसिड थोड़े जलद होते हैं। फिर ये रहा टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। और नेटल एक पत्ता होता है, उसके जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, मेथनोइक एसिड। चलिए अब केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 धातुएं एवं अधातुओं पे हम आते हैं। अब देखिए इसमें हमें धातु के सांद्रण की प्रक्रिया होती है कि किस तरह से हम धातुओं के सांद्रण करते हैं, उसकी पूरा ये चार्ट दिया गया है। तो धातु में से उसका अयस्क निकलता है। अयस्क यानी वो चीज होती है जिसका शुद्धिकरण करके हम धातु निकालने वाले हैं। अब धातुओं की सक्रियता श्रेणी आई थी, उसमें से हमने देखी थी कि कई धातुएं होती है जो सक्रियता श्रेणी थी उसमें, जैसे कि ये जो श्रेणी है ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी में ये जो सबसे आगे की जो धातु है ये सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है, यानी उच्च अभिक्रियाशील धातु है। इनको कुछ भी इन धातुओं के क्षार में से, इनके अयस्क में से इस धातु को निकालना है तो हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में कुछ भी नहीं होता, हम विद्युत यानी इलेक्ट्रॉन में से विद्युत प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोड के द्वारा, और जो धातु होती है वो शुद्ध धातु के रूप में कैथोड पे धातु जमा हो जाती है। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, वो उनको अगर हमें शुद्ध करना तो हम विद्युत अपघटन कर देंगे। फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातु जैसे कि समझ लीजिए जिंक है, आयन है, एल्यूमिनियम है। विद्युत अपघटन से एल्यूमिनियम का भी हो सकता है और इससे भी, और
मध्यम अभिक्रियाशील कार्बोनेट अयस्क, या अब देखिए ये जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म पे होगी, कार्बोनेट के फॉर्म पे होने का मतलब CO3 के फॉर्म पे होगी, या तो सल्फाइड यानी SO4 या S के फॉर्म पे होगी। ठीक है, अब देखिए इस जब प्रक्रिया हम करते हैं तब, एक मिनट, जब हम ये प्रक्रिया करते हैं तब क्या हो जाता है कि धातु, पहले तो देखिए धातु को उसके कार्बोनेट और सल्फाइड में से उसको शुद्ध करना थोड़ा सा टफ होता है कंपेयर टू उसके ऑक्साइड में से। तो कभी भी मध्यम अभिक्रियाशील धातु उनको कार्बोनेट सल्फाइड को निस्तापन या भर्जन करके उसको क्या करते हैं, हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑक्साइड का अपचयन करते हैं। अपचयन की जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उसमें और कुछ नहीं होता, अपचयन में ऑक्सीजन को हटाया जाता है। बस ऑक्सीजन को हटा दिया तो ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटा दिया तो सिर्फ धातु ही बचेगी और धातु का शोधन करते हैं। फिर निम्न अभिक्रियाशील यानी जो धातु अक्रिय है, इतनी ज़्यादा प्रक्रिया नहीं करती, उनके सल्फाइड अयस्क में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर सल्फाइड अयस्क के बाद उसको भर्जन करते हैं, भर्जन से धातु मिलती है और धातु का परिष्करण करते हैं, उसको और शुद्ध कर देते हैं। ये इस चैप्टर का टॉपिक था। फिर हम प्रकरण नंबर 4 पे आते हैं जो कि है कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बोनेट्स कंपाउंड। देखिए इस चैप्टर से जो टॉपिक है वो है कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक का मतलब आल्केन लग रहा है, और आल्केन के बारे में बात की जाए तो आल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और इसका जो सामान्य सूत्र है तो CnH2n+2, कुछ इस प्रकार का इसका सूत्र है। अब देखिए एक कार्बन हो तो मिथ लगता है, देखिए एक ही कार्बन है तो लगा दिया मिथ, देखिए, और एक कार्बन के, और देखो आल्केन है तो प्रत्यय लगेगा n, तो मिथ प्लस n तो बन जाएगा मिथेन। और देखिए कार्बन की जो संयोजकता है, अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन की जो संयोजकता बनती है वो है 4। कार्बन की जो संयोजकता है 4, यानी कार्बन अपने साथ 4 इलेक्ट्रॉन मांग सकता है या दे सकता है। वो मांग दिया दे सकता है, पर वो कैसे, पार्टनरशिप में। वो अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाले को तो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन भी लेगा। फिर दूसरा है 2 कार्बन लगता है तो इथ या एथ, फिर उसके साथ n, तो इथेन बोलो या एथेन बोलो। देखिए इसका संरचना बताई गई है। फिर 3 कार्बन है तो प्रोपेन, उसी तरह 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। देखिए ब्यूटेन ही हमारे जो गैस के जो सिलेंडर होते हैं उसमें यही गैस होती है। फिर पेंटेन C5 हो तो पेंटेन, और C6 हो, 6 कार्बन है तो हेक्स लगता है। और आल्केन का श्रेणी, आल्केन कैसे हमें पता चला, कार्बन कार्बन के बीच में सिंपल एक ही बॉन्ड है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, तो आल्केन की संरचना है। केमिस्ट्री में हमारा अंतिम प्रकरण जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों का आवर्तनीय वर्गीकरण। इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो ये था डोब्रेनर का ट्रिक था। डोब्रेनर ने ट्रिक दिया तो अपने सबसे शुरुआती समय में उस ट्रिक में जो प्रथम 3 उसकी ट्रिक के जो प्रथम 3 तत्व थे उसके बारे में हमने लिखा। इसमें सबसे ट्रिक का सबसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और तीसरा जो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें देखिए इसने क्या कहा था, जो ट्रिक डोब्रेनर अपने ट्रिक दी थी कि पहले और अंतिम तत्व का अगर हम वजन जोड़ेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, वो बीच के तत्व के मास जितना ही होगा, एग्जैक्ट नहीं, और उसके बहुत ही पास में होगा। ये था डोब्रेनर का ट्रिक। और दोस्तों केमिस्ट्री का पोर्शन में आज हमने ये सारे टॉपिक के बारे में बात कर ली। ये जितने भी मुद्दे थे सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे। आप इसका अच्छी तरह रिवीजन कीजिए, आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेगा। थैंक यू।